इशारे बे नामो निशां या तेरे इंतज़ार की सूली। किस्त नंबर 15। हवेली के सेहन में चंपा के पुराने दरख्त से सूखे पत्ते गिरने का सिलसिला अब तेज हो चुका था, जैसे वक्त भी किसी गहरे ज़वाल की तरफ बढ़ रहा हो। नताशा के हमल को अब 3 माह का अरसा गुजर चुका था। इन 3 महीनों में उसका कमरा हवेली के अंदर एक अलग ही कैद खाना बन चुका था, जहाँ वो दिन रात जोया का खौफ का कफन ओढ़े बैठी रहती थी। उसकी वो खूबसूरत निखरी रंगत अब बिल्कुल जर्द पड़ चुकी थी और आंखों के गिर्द गहरे स्याह हल्के उभर आए थे, जो उसके अंदरूनी खौफ की गवाही देते थे। वो दिन के वक्त भी अपने कमरे की खिड़कियां बंद रखती थी, क्योंकि उसे लगता था कि बाहर बाग में घूमती हुई जोया हर लम्हे उसके बतन में पलने वाले बच्चे पर नज़र रखे हुए है। आज़र शाह अब मिल्स के मामलात में मुकम्मल तौर पर जोया के मातहत बन चुका था। वह सुबह खामोशी से खातों पर दस्तखत करता, जोया के अहकामात सुनता और बगैर कोई सवाल किए वहाँ से निकल जाता। मगर उसकी ये खामोशी किसी सुलह का नतीजा नहीं थी, बल्कि वो अपने अंदर एक लावा छुपाए हुए था। एक शाम जब अंधेरा हवेली के दलान पर पाँव फैला रहा था, बड़े चचा मीर इफ्तिखार ने आज़र को अपने पुराने कमरे में बुलाया। कमरे में मिट्टी के तेल के लैंप की मध्यम रोशनी थी और मीर इफ्तिखार सिगरेट के गहरे कश ले रहे थे। उनका चेहरा पिछले कुछ अरसे में मज़ीद बुरा और झुर्रियों से भर चुका था। आज़र कब तक? मीर इफ्तिखार ने सिगरेट का धुआं हवा में उछालते हुए आज़र को देखा। कब तक तुम इस लड़की के सामने अपने घुटने टेक के रखोगे? वो रोज़ हमारी अना का जनाजा निकालती है और तुम खामोशी से देखते हो। अब्बू, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। आज़र ने बेचारगी से अपने माथे का निशान मसला। उसके पास दादा जान की वो डायरी और वो वसीयतनामा है। अगर उसने वो सच बाहर निकाल दिया तो हम कानून की नज़र में मुजरिम बन जाएंगे, और इस वक्त नताशा की हालत भी ऐसी नहीं है कि मैं कोई ख़तरा मोल ले सकूं। मीर इफ्तिखार के लबों पर एक मकाराना और गहरी मुस्कुराहट उभरी। उन्होंने आज़र के कंधे पर हाथ रखा। कानून सिर्फ सबूत देखता है आज़र, और सबूत मिटाए जा सकते हैं, मगर तुम जोया को रोकने के लिए उसके अपने माजी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? आज़र ने चौंक कर अपने बाप को देखा। माजी? जोया का कौन सा माजी? तुम्हें क्या लगता है कि जोया का बाप मीर जुल्फ़िकार शाह इस हवेली से सुधार कर शहर क्यों गया था? मीर इफ्तिखार ने अपने लहजे को मज़ीद धीमा किया, जैसे दीवारों के भी कान हों। जुल्फ़िकार ने शहर के एक बहुत बड़े और बासर ख़ानदान में शादी की थी, जिनका ख़ानदानी नाम शाहजी था। जोया का बचपन और जवानी उसी नाना के घर के रिवायती असूलों में गुजरी है। उसके नाना ने मरते वक्त जोया के नाम शहर की कुछ ऐसी जायदाद की थी जिसका केस आज भी अदालत में है। अगर हम इस नाना के ख़ानदान के दूसरे वारिसों को, जो जोया के कज़न हैं, हवेली ले आएँ, तो जोया का ध्यान यहाँ से बढ़ जाएगा और वो अपने ख़ानदानी झगड़ों में उलझ जाएगी। आज़र ने इस नए मोहरे के बारे में सोचा। अगर वो जोया के नाना के ख़ानदान के लोगों को इस हवेली में ला खड़ा करे, तो जोया का ये मजबूत किला अंदर से हिल सकता था। रात के 12 बजे आज़र जब अपने कमरे में वापस आया तो मासी रहमा नताशा के लिए दूध का गिलास मेज़ पर रखकर बाहर निकल रही थी। नताशा बेड पर नीम दराज थी। उसका हाथ मुसलसल अपने पेट पर था, जैसे वो अपने बच्चे को किसी अनदेखी आफत से बचा रही हो। आज़र, जोया ने आज मासी रहमा के हाथ ये अर्क भिजवाया है। नताशा ने बेड साइड पर टेबल पर रखी पीतल की एक छोटी प्याली की तरफ इशारा किया, जिसमें कोई जड़ी बूटियों का पानी था। उसकी आवाज़ में हिस्टेरिया के आसार थे। वो कह रही थी कि ये हमल के लिए अच्छा होता है। आज़र, मैं ये नहीं पीऊँगी, इसमें जहर है। वो मेरे बच्चे को मारना चाहती है। आज़र ने आगे बढ़कर इस प्याली को उठाया। उसकी बू तेज़ और कड़वी थी। उसका अपना दिल भी जोया की इस महब मेहरबानी पर काम फूटा। वो प्याली हाथ में लिए कमरे से बाहर निकल आया और सीधा जोया के दलान की तरफ बढ़ा, जहाँ चांदनी फर्श पर बिखरी हुई थी। जोया सेहन के वस्त में खड़ी चंपा के पौधे को देख रही थी। उसने सफ़ेद मलमल चादर अपने गिर्द लपेट रखी थी और उसके
گھنے خالص سیاہ بال رات کی ہوا میں اس کی کمر پر لہرا رہے تھے۔ اس کی بڑی اور گہری سی آنکھیں اندھیرے میں کسی بلی کی طرح چمک رہی تھیں۔ یہ کیا ہے زویا؟ آذر نے وہ پیالی زویا کے سامنے کرتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ نتاشا کو یہ چیزیں بھیج کر تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ زویا مڑی۔ اس کی دودھیا سفید رنگت پر چاند کی چاندنی نے ایک جادوئی مگر ہولناک جلال پیدا کر دیا تھا۔ اس نے آذر کے ہاتھ میں پکڑی پیالی کو دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر اپنی وہی پرانی کاٹدار اور برفانی مسکراہٹ اچھال دی۔ یہ صرف ایک دیسی جڑی بوٹی کا عرق ہے میر آذر شاہ، جو حویلی کی روایات کے مطابق ہر حاملہ عورت کو دیا جاتا ہے۔ زویا نے بہت دھیمے اور تیکھے لہجے میں کہا۔ اگر نتاشا کو اس پر بھی شک ہے تو وہ اسے مت پیے، مگر اسے کہو کہ خوف کا جو زہر وہ روز اپنے اندر خود اتارتی ہے، وہ اس پیالی کے عرض سے کئی گنا زیادہ لیوا ہے۔ میں تو بس اس کے بچے کا انتظار کر رہی ہوں چودھری صاحب۔ زویا نے اپنا سفید دوپٹہ درست کیا اور بغیر کوئی دوسرا لفظ کہے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ آذر وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی پیالی لرز رہی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ زویا نتاشا کو جسمانی طور پر نہیں بلکہ ذہنی طور پر روز تھوڑا تھوڑا مار رہی تھی، اور یہی اس کا سب سے بڑا اور سفاک بدلہ تھا۔ شہر کی ایک پوش سوسائٹی کے عالیشان بنگلے کے ڈرائنگ روم میں آذر شاہ اس وقت چمڑے کے صوفے پر بیٹھا تھا۔ سامنے دیوار پر زویا کے نانا یعنی مقتدر خاندانی بزرگ شاہ جی کی ایک پرانی روبدار تصویر لگی ہوئی تھی۔ آذر کے سامنے ایک 35 سالہ شخص بیٹھا تھا جس نے مہنگا ریشمی کرتا پہن رکھا تھا اور اس کی گہری مغرور آنکھوں میں چالاکی کی چمک بالکل واضح تھی۔ وہ زویا کا سگا کزن میران شاہ تھا، جو زویا کے نانا کے شہر والی جائیداد کا اصل دعوے دار تھا اور پچھلے کئی سالوں سے زویا کے خلاف کورٹ میں کیس لڑ رہا تھا۔ تو آذر شاہ، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ زویا نے اپنے دادا میر جلال شاہ کی موت کے بعد پوری حویلی اور شوگر ملز پر قبضہ کر لیا ہے؟ میران شاہ نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے ایک مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ صرف قبضہ نہیں کیا میران بھائی، آذر نے اپنے لہجے کو مزید مظلوم بناتے ہوئے ماتھے کا نشان مسلا، وہ وہاں ایک ڈکٹیٹر کی طرح راج کر رہی ہے۔ اس نے میرے والد کو دیوار سے لگا دیا ہے اور میری حاملہ بیوی کو ذہنی مریض بنا دیا ہے۔ اگر آپ لوگ حویلی آئیں اور زویا پہ اس کے نانا کی جائیداد سے دستبردار ہونے کا دباؤ ڈالیں تو اس کا غرور خاک میں مل جائے گا۔ بدلے میں کورٹ کے کیس میں آپ لوگوں کو وہ خفیہ خاندانی کاغذات دوں گا جو زویا نے چھپا رکھے ہیں۔ میران شاہ کی آنکھوں میں لالچ کا طوفان ابھرا۔ وہ زویا کی مضبوط شخصیت اور تیکھے اصولوں سے اچھی طرح واقف تھا، مگر اب آذر کی صورت میں اسے زویا کے ہی گھر کا ایک کمزور موہرا مل چکا تھا۔ ٹھیک ہے آذر شاہ، کل ہی میں اور میری والدہ، زویا کی بڑی مامی، حویلی پہنچ رہے ہیں۔ ہم بھی تو دیکھیں کہ ننیال کے اصولوں کو بھول کر دادیال کے تخت پر بیٹھنے والی زویا شاہ ہمارے سامنے کیسے کھڑی ہوتی ہے۔ آذر کے لبوں پر ایک چھپی ہوئی زہر آلود مسکراہٹ ابھری۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے زویا کے قلعے میں پہلا بڑا شگاف ڈال دیا ہے۔ اسی شام حویلی کے پچھلے باغ میں زویا دھیمے قدموں سے ٹہل رہی تھی۔ اس نے سفید ململ کی چادر اپنے گرد لپیٹ رکھی تھی اور اس کے گھنے خالص سیاہ بال چٹیاں کی صورت میں اس کی کمر پر لہرا رہے تھے۔ اس کی بڑی سیاہ کاجل لگی آنکھوں میں شام کے سائے اتر رہے تھے۔ دانیال فکر مندی سے اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ آپی، دانیال نے کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ملز کے گارڈز بتا رہے تھے کہ آذر بھائی پچھلے 2 دن سے شہر جا رہے ہیں اور انہوں نے کسی شاہ جی کے خاندان سے رابطہ کیا ہے۔ آپی، وہ لوگ تو آپ کے ننیال کے ہیں اور جائیداد کے کیس کی وجہ سے ہم سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ آذر بھائی وہاں کیوں گئے؟ زویا چمپا کے پودے کے پاس رکی۔ اس نے ایک مرجھایا ہوا سفید پھول ٹہنی سے توڑا اور اس کی پتیوں کو اپنی انگلیوں سے مسلتے ہوئے اس کے لبوں پر وہی پرانی کاٹدار اور برفانی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ آذر شاہ سمجھتا ہے دانیال کہ وہ میرے ننیال کے موہروں کو یہاں لا کر مجھے اپنی ہی مرضی سے ڈرا دے گا۔ زویا کی آواز سرد رات کی ہوا کی طرح کڑکدار تھی۔ وہ بھول گیا ہے کہ میں صرف میر جلال شاہ کی پوتی نہیں ہوں بلکہ میں اس شاہ جی کی نواسی بھی ہوں جس نے مجھے لوہے کے اعصاب دیے ہیں۔ آنے دو انہیں دانیال، اس حویلی کی مٹی نے میروں کے بڑے بڑے تکبر کو نگل لیا ہے، تو ننیال کی مکانی اس کے سامنے کیا چیز ہے؟ رات کے پچھلے پہر حویلی کا ماحول ایک بار پھر چیخوں سے گونج اٹھا۔ نتاشا اپنے کمرے میں بیڈ کے کونے سے لگی بیٹھی تھی اور اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ ماسی رحمہ فرش پر گرے ہوئے سوپ کے پیالے کو سمیٹ رہی تھی۔ میں نے کہا نا،
मैं ये नहीं खाऊंगी, नताशा दीवाना वार चिल्लाई। उसकी जर्द रंगत और आंखों के स्याह हल्के अंधेरे में होलनाक लग रहे थे। इस सूप में जोया ने कुछ मिलाया है। वो रोज़ मासी के रूप में मेरे कमरे के बाहर खड़ी हंसती है। आज़र मुझे बचाओ, वो मेरे बच्चे को मारना चाहती है। आज़र ने कमरे में दाखिल होकर नताशा को अपने सीने से लगा लिया। नताशा का हाथ मुसलसल अपने पेट पर था, जहाँ हमल के 3.5 माह का उभार अब वाज़िया होने लगा था। उसका सांस इतनी तेज़ी से चल रहा था जैसे वो किसी मौत के कुएं से भागकर आई हो। नताशा, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, आज़र ने उसके बिखरे बालों को चेहरे से हटाते हुए कहा, मगर उसकी अपनी नज़रें खिड़की से बाहर दलान पर जमी थीं, जहाँ जोया का सफ़ेद मलमल का दुपट्टा अंधेरे में लहराता हुआ नज़र आ रहा था। आज़र ने नताशा के पेट पर हाथ रखा और अपने दांत बींच लिए। बस एक दिन और नताशा, कल तुम्हारे इस खौफ का इलाज हवेली के बड़े फाटक से दाखिल होगा। जोया शाह का जवाल अब शुरू होने वाला है। अगली सुबह हवेली का बड़ा लोहे का फाटक एक भारी आवाज़ के साथ खुला तो कच्चे रास्ते की धूल उड़ाती हुई 2 चमकती हुई काली गाड़ियाँ पोर्च में आकर रुकीं। मीर इफ्तिखार और आज़र शाह पहले से ही दालान की सीढ़ियों पर खड़े उनका इंतज़ार कर रहे थे। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और उसमें से मीरान शाह अपने रेशमी कुर्ते की आस्तीन चढ़ाता हुआ बाहर निकला। उसके तीखे मगरूर नकूश और आंखों की चालाकी दूर से ही बता रही थी कि वो यहाँ किसी ख़ानदानी सुलह के लिए नहीं बल्कि अपना हिस्सा छीनने आया है। दूसरी गाड़ी से जोया की बड़ी मामी जुलेखा बेगम उतरी। उन्होंने बारी जड़ी की चादर ओढ़ रखी थी और उनके चेहरे पर शहर की जागीरदाराना अना का सख्त तासुर नुमाया था। खुश आमदीद मीरान भाई, जुलेखा मामी। आज़र ने आगे बढ़कर मीरान से हाथ मिलाया। उसके चेहरे पर पिछले कई हफ्तों के बाद एक फातेहाना चमक उभरी थी। उम्मीद है हम गलत वक्त पर नहीं आए आज़र शाह, मीरान ने हवेली के ऊंचे बुर्जों को देखते हुए मकाराना अंदाज में कहा। हमें तो शहर में खबर मिली थी कि शाहजी की नवासी ने यहाँ अपनी अलग ही अदालत लगा रखी है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी इस अदालत के गवाह बन जाएं। मीर इफ्तिखार उन्हें लेकर हवेली के बड़े दलान की तरफ बढ़े, जहाँ मुलाजमों ने मेहमानों के लिए शाही सोफ़े तैयार कर रखे थे। आज़र की नज़रें मुसलसल अंदरूनी ड्योरी की तरफ उठ रही थी, जहाँ से जोया को आना था। उसे लग रहा था कि ननिहाल के इन मोहरों को देखकर जोया के पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। कुछ ही देर गुजरी थी कि अंदरूनी ड्योरी के पर्दे हिले और दलान में एक मुहीब सन्नाटा छा गया। जोया मीर जुल्फ़िकार शाह नहायत पुरसुकून और धीमे कदमों से चलती हुई बाहर आए। उसने हमेशा की तरह सफ़ेद मलमल का सादा मगर रौबदार लिबास पहन रखा था और उसका दुपट्टा उसके सर और शानों पर उस तरह जमा था कि उसकी रिवायती हाकमियत साफ झलक रही थी। उसकी बड़ी स्याह काजल लगी आंखें बिल्कुल साफ थीं और लबों पर वही पुरानी कांटदार और बर्फानी मुस्कुराहट नाच रही थी। उसके खालिस स्याह बाल चुटिया की सूरत में पुश्त पर लटके रहे थे। दानियाल उसके पीछे एक कदम के फासले पर खड़ा था। उसकी नज़रें नानियाल के इन मेहमानों पर जमी हुई थीं। बड़ी देर कर दी मामी जान, आपको तो दादा जान के जनाजे पर होना चाहिए था। जोया की सर्द और नपीतली आवाज़ दलान के दरो दीवार से टकराई। वो चलती हुई मीरान शाह के सामने लकड़ी की बारी कुर्सी पर बैठ गई। जुलेखा बेगम ने अपनी चादर को दुरुस्त किया और ज़हर आलूद लहजे में बोली, हम मीर जलाल शाह के जनाजे पर क्या करने आते? जोया, हमें तो शाह जी की इस वसीयत का हिसाब चाहिए जो तुमने अपने नाना के आखिरी दिनों में उनसे ज़बरदस्ती अपने नाम करवाई थी। शहर का वो पूरा कमर्शियल प्लॉट और जायदाद हमारे ख़ानदान की है, मगर तुम ददयाल के तख्त पर बैठकर ननिहाल का हक दबा रही हो। मीरान शाह ने आज़र की तरफ देखा और फिर जोया के सामने मेज़ पर कुछ कानूनी कागजात पटक दिए। कोर्ट का केस अब आखिरी मरहले में है जोया शाह, और अब आज़र शाह ने हमें वो तमाम खुफिया ख़ानदानी सबूत फराहम कर दिए हैं जिनसे ये साबित होता है कि शाह जी के आखिरी दिनों में उनका जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था और तुमने धोखे से दस्तखत लिए। अब यहाँ तुम्हारी इस चोरी को पूरे इलाके, यहाँ तो तुम खामोशी से इस जायदाद से दस्तबरदार हो जाओ या फिर हम तुम्हारी इस चोरी को पूरे इलाके में रुस्वा कर देंगे। आज़र ने अपने माथे के निशान को मसला और जोया के चेहरे को देखने लगा। वो इसके चेहरे पर खौफ या कमज़ोरी का कोई निशान ढूंढ रहा था।
मगर ज़ोया का वो दूधिया सफ़ेद चेहरा एक इंच भी नहीं हिला। उसने मेज़ पर पड़े कागज़ात को छुआ तक नहीं। उसने अड़के गुलाब से धुले अपने उजले हाथ को मेज़ पर टिकाया और उसकी गहरी से आंखें मेहरान शाह के चेहरे पर जम गई। मेहरान भाई, तुम लंदन से पढ़कर आए इस चौधरी के बहकावे में इतनी दूर चले आए। ज़ोया ने आज़र की तरफ एक तज़हीक अमेज़ नज़र डालते हुए कहा, तुम समझते हो कि आज़र शाह तुम्हें जायदाद दिलाएगा। ये खुद इस वक्त मीर जलाल शाह के कत्ल की उस डायरी के बोझ तले दबा हुआ है जो मेरी जेब में है। और रही बात नाना जान की वसीयत की। ज़ोया ने दानियाल को इशारा किया। दानियाल ने अपनी जेब से एक छोटी सी डिजिटल वॉइस रिकॉर्डिंग निकाल कर मेज़ पर रख दिया और प्ले का बटन दबा दिया। स्पीकर से मेहरान शाह की अपनी आवाज़ गूंज उठी, जो वो 2 दिन पहले शहर के एक बदनाम प्रॉपर्टी डीलर से कर रहा था। तुम बस कोर्ट में झूठी गवाही का बंदोबस्त करो, मैं हवेली जाकर ज़ोया को आदर के ज़रिए ब्लैकमेल करूँगा। एक बार वो प्लॉट मेरे नाम हो जाए तो आदर शाह और उसके बाप को मैं खुद सड़क पर लाकर खड़ा करूँगा। ये ऑडियो सुनते ही मेहरान शाह के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। आज़र का रंग पल भर में सफ़ेद पड़ गया। इसने चौंक कर मेहरान शाह को देखा, जिसने उसे भी मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया था। मेहरान शाह, तुमने जिस बसात पर मुझे घेरने की कोशिश की, उसके सारे खुफिया मोहरे मेरे इशारे पर चलते हैं। ज़ोया खड़ी हुई। उसके तीखे नकूश में इस वक्त नानियाल और दादियाल दोनों का जलाल सिमट आया। तुम दोनों माँ बेटा भी इसी वक्त मेरी हवेली से निकल जाओ। अगर दोबारा मेरे नानियाल का कोई बंदा इस फाटक के अंदर नज़र आया तो ये ऑडियो और नाना जान की असल मेडिकल सर्टिफिकेट्स कोर्ट में जमा हो जाएंगे और तुम जायदाद तो दूर अपनी ज़मानत के लिए भी तरसोगे। जुलेखा बेगम घबरा कर खड़ी हो गई और उन्होंने मेहरान का हाथ पकड़ा। वो जानती थी कि ज़ोया से जीतना अब मुमकिन नहीं था। वो बगैर कोई दूसरा लफ्ज़ कहे तेज़ कदमों से पोर्च की तरफ भागी। जब गाड़ियां हवेली से बाहर निकल गईं तो दलान में आज़र शाह अकेला खड़ा रह गया। उसकी आखिरी चाल भी ज़ोया ने उलट दी थी और वो अब अपने ही मोहरे की मारी चाल का शिकार हो चुका था। ज़ोया आज़र के बिल्कुल करीब आई। उसके लबों पर वही बर्फानी कांटदार मुस्कुराहट थी। मीर आज़र शाह, अपने होने वाले बच्चे के लिए कोई अच्छा गुनाह सोचो, क्योंकि तुम्हारी ये सस्ती चालें नताशा की ज़हनी हालत को मज़ीद ख़राब कर रही हैं। जाओ, अपनी बीवी को संभालो, उसका वक्त अब करीब आ रहा है। आज़र ने मुट्ठियां बींची। उसकी आंखों में ज़ोया के लिए दहशत और अपने बच्चे के लिए एक गहरा खौफ घुल मिल चुका था। वो खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जहां नताशा की चीखें उसका इंतज़ार कर रही थी।